वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये जो आपके पास वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है, इसमें हम लोग आपकी ईटा टेस्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज जाके डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके पास पार्ट 1 है, ये जो आपके पास पहली वीडियो है जो आपका चैप्टर 14 रिस्पिरेशन का है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे। और जिस सीक्वेंस में आपके बुक के अंदर टॉपिक्स हैं, हम लोग उसी सीक्वेंस से जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास ये वाला पॉसिबल हो सकता है दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सेप्ट। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेस्पिरेटरी सरफेस की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 3 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस की हैं, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो रेस्पिरेटरी सरफेस की नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो वही होगा जो रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। पहला जो आपके पास ऑप्शन है, इट सेज दैट इट मस्ट बी परमिएबल so that gases can pass through it. The option B, it says that it should possess a large surface area for efficient exchange of gas. The third option is that it should have a good blood supply. और जो चौथा ऑप्शन है, it says that it must be thick for efficient diffusion. तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन डी है, that it must be thick for efficient diffusion. ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये रेस्पिरेटरी सरफेस की नहीं होती, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं, अगर वो आपके पास थिक होते हैं, उसकी वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो बैडली इफेक्ट होता है और आपको रेस्पिरेशन के अंदर जाके प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकता है। तो आपके पास जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं वो यूजुअली थिन होते हैं, वो आपके पास थिक नहीं होते। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बाकी 3 ऑप्शन को अगर आप लोग देखते हैं वो आपके पास करेक्ट हैं, क्योंकि जो आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं वो परमिएबल होते हैं, तो उसकी वजह से गैसेस ईजिली उसमें से पास हो सकती हैं। सेकेंडली, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो भी ज़्यादा होता है ताकि जो गैशियस एक्सचेंज है आपके पास वो एफिशिएंटली हो सके। थर्डली, जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं उनमें जो ब्लड सप्लाई होता है वो एक गुड ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन द ब्लड एंड दी जो आपके पास ऑक्सीजन जो गैशियस एक्सचेंज होता है आपके ब्लड के अंदर, वो एक अच्छी तरह से जाके हो जाता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन डी होगा। The second one is that the process responsible for energy production in animal is कि animals के अंदर जो energy production होती है वो किस phenomena के through होती है। The first option is photosynthesis, the option B is digestion, option C is respiration and option D that is circulation. तो जो correct answer है वो आपके पास option C है, that is the respiration, क्योंकि respiration के अंदर जो cells होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से फूड के अंदर जो शुगर होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है। और जब आप फूड के शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं उसकी वजह से आपके पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, लाइक दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पे जाके आपके पास एटीपी प्रोड्यूस होता है और यही एटीपी आपकी बॉडी के अंदर एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल काम करता है। तो चूंकि एनर्जी मॉलिक्यूल आपके रेस्पिरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास रेस्पिरेशन होगा। अभी फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। डाइजेशन के अंदर जो आपका फूड होता है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जाके कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। और सर्कुलेशन में यूजुअली चीज़ें आप लोग पूरी की पूरी बॉडी को जाके सप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन सी है, दैट इज़ रेस्पिरेशन। कभी कभी आपके पास जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं वो चीज़ें आपको जाके मेमोराइज करना होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इट कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोज इज कंपोज्ड ऑफ। सो अभी आपको याद करना होगा कि नोज के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज बोन, ऑप्शन बी दे कार्टिलेजेस, option C is the fibro fatty tissues
एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो चूंकि नोज़ के अंदर बोन्स भी होते हैं, कार्टिलेजेस भी होते हैं, फाइब्रोफैटी टिश्यूज भी होते हैं, जो आंसर आपका होगा आपके पास ऑप्शन डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। Another multiple choice question can be that all of the following are the function of the hairs inside the nostrils of the nose except। अभी आपको 4 फंक्शंस दिए हुए हैं और उसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर्स होते हैं इनमें से कौन सा फंक्शन उनका नहीं होता। सो इसका मतलब ये है कि 3 इसमें ऐसे फंक्शन हैं जो आपके नॉस्ट्रिल के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक फंक्शन ऐसा है जो ये हेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो वही होगा जो फंक्शन आपके हेयर परफॉर्म नहीं कर रहे। जो ऑप्शन ए है आपके पास, इट सेज दैट द हेयर्स ऑफ द नॉस्ट्रिल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। ऑप्शन बी है दैट इज दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजन। ऑप्शन सी है ट्रैप द सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स इन द एयर। और जो आपके पास ऑप्शन डी है दैट इज द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। तो जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। क्योंकि जो आपके पास म्यूकस की सिक्रीशन होती है वो आपके नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो जाके म्यूकस को सिक्रीट कर रहा होता है। नॉस्ट्रिल के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो जाके म्यूकस को सिक्रीट नहीं कर रहे। ये जो हेयर्स होते हैं वो एयर की फिल्ट्रेशन भी कर रहे होते हैं। जो हार्मफुल पैथोजन एयर के अंदर होते हैं उनको भी वो ट्रैप करते हैं, तो वो आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एयर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये हेयर्स जाके उनको भी ट्रैप कर रहे होते हैं। लेकिन ये हेयर्स चूंकि म्यूकस को सिक्रीट नहीं कर सकते, इसलिए जो आपका आंसर होगा दैट विल बी द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। Another multiple choice question can be that which of the following is part of both the digestive and respiratory system। आपको 4 ऑर्गन्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने वो वाला चूज करना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। द फर्स्ट ऑप्शन इज नोज, सेकंड ऑप्शन इज फेरिंक्स, द थर्ड वन इज द लैरिंक्स एंड द फोर्थ पार्ट दैट इज द लंग्स। आपका जो आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन बी होगा, जो आपके पास फेरिंक्स है, क्योंकि जो नोज होता है दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो लैरिंग्स होता है वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, या वो साउंड की जो प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लंग्स होते हैं वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन जो फेरिंक्स होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो जो आपके पास फेरिंक्स होता है वो लैरिंग्स के थ्रू जाके ट्रैकिया के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन यही जो फेरिंक्स होता है उसके थ्रू जो फूड होता है वो आपके ओसोफेगस के अंदर भी आ सकता है, और चूंकि ओसोफेगस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी होता है, इसलिए फेरिंक्स को डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट माना जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास फेरिंक्स है। Another MCQs can be that the larynx function as an air canal when larynx के चूंकि functions बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस multiple choice question के अंदर आपसे ये पूछ रहे हैं कि larynx जब air canal के तौर पे काम करता है तो उस टाइम आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है कि वो completely ओपन होता है, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है कि वो partially ओपन होता है, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है कि वो completely closed होता है, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है कि ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जब लैरिंक्स एयर कैनाल के तौर पे काम करता है तो वो आपके पास कंप्लीटली ओपन होता है, क्योंकि जब आप लोग इस लैरिंक्स को एज ए एयर कैनाल यूज़ करते हैं उस केसेस में आपके पास जो एपिग्लोटिस होता है वो जाके ग्लोटिस को बंद कर देता है, तो जो आपके पास फूड होता है वो जाके फिर आपके ओसोफेगस के अंदर जा रहा होता है, और जो आपके पास लैरिंक्स होता है वो एयर कैनाल के तौर पे तब काम करता है जब वो आपके पास कंप्लीटली ओपन होता है। लाइक लैरिंक्स को यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि अगर वो एयर कैनाल के तौर पे काम करता है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ट्रैकिया होता है वो कंप्लीटली आपके पास ओपन होता है। इस केसेस में क्या होता है कि जो आपका एपिग्लोटिस होता है ये जाके आपके इस ग्लोटिस के ऊपर आ जाता है, तो आपके पास जो
ट्रैकिया और लैरिंक्स जो होता है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है और एयर डायरेक्टली जाके आपके ट्रैकिया के अंदर जा सकता है। तो लैरिंक्स एयर कैनाल के तौर पे फंक्शन तब करता है जब वो आपके पास कम्प्लीटली ओपन होता है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंक्स? आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू लैरिंक्स वो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, इट सेज दैट इट प्रिवेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। The second option is that it houses the vocal cords. The third option is that it connects the pharynx to the trachea. And option D is all of these are correct. तो आपका जो आंसर होगा वो आपके पास all of these are correct, जो आपके पास ऑप्शन डी है वो आपके पास होगा, क्योंकि जो लैरिंक्स होता है उसके अंदर चूंकि सीलिया होते हैं, तो जो आपके पास फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें जाकर ट्रैप हो जाते हैं। तो जो एयर चूंकि लैरिंक्स से आपके ट्रैकिया के अंदर आ रहा होता है, इफ़ यू सी यहाँ पे आपके पास जो लैरिंक्स होता है वो पहले आ रहा होता है, फिर आपका ट्रैकिया आ रहा होता है। तो जो लैरिंक्स होता है आपके एयर के अंदर जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको ट्रैप कर लेता है, तो वो ट्रैकिया के अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट अबाउट द लैरिंक्स। द सेकंड स्टेटमेंट इज़ के लैरिंक्स में वोकल कार्ड्स होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। जो आपके पास लैरिंक्स होता है चूंकि उसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपके पास करेक्ट है। द थर्ड ऑप्शन इज़ दैट इट कनेक्ट द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया। यहाँ पे आपके पास फेरिंग्स हैं, बीच में आपका लैरिंक्स आ जाता है, इन दी एंड आपका ट्रैकिया है। इसका मतलब ये है कि जो लैरिंक्स है वो आपके फेरिंग्स और जो ट्रैकिया होता है उसको वो कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी आपके पास करेक्ट है। तो जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो ये है कि ऑल ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी दैट विल बी द आंसर टू दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Now, opening of the trachea is covered by a small flap of tissue termed as, आपका जो ट्रैकिया होता है जो एक स्मॉल टिश्यू होता है जो उसको कवर कर रहा होता है आपके ट्रैकिया को, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज ग्लोटिस, ऑप्शन बी इज एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी इज लैरिंक्स एंड ऑप्शन डी दैट इज द ब्रोंकाई। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास एपिग्लोटिस है। वो आपके पास करेक्ट आंसर क्यों है? यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि ये जो आपके पास ग्लोटिस होता है वो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ग्लोटिस इट ओपन्स इनटू दी वेंट पाइप। जो आपके पास वेंट पाइप या जो आपका ट्रैकिया होता है वो वहाँ पे जाके ओपन हो रहा होता है, और ग्लोटिस का जो काम होता है वो साउंड की प्रोडक्शन के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि वो ट्रैकिया को कवर करने में उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो आपके पास एपिग्लोटिस होता है वो क्या करता है कि वो आपके पास एक कार्टिलेजियस प्लैफ होता है जो आपके ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, देयर बाय इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंक्स। ये जो आपके पास एपिग्लोटिस है ये क्या करता है कि ये जाके आपका जो ग्लोटिस होता है उसको वो कवर कर लेता है, तो फूड जो होता है वो आपके लैरिंक्स में और हिंस आपका जो ट्रैकिया होता है उसके अंदर वो नहीं जा सकता, और फूड डायरेक्टली आपके ओसोफेगस के अंदर जाता है। तो जो स्मॉल फ्लैप आपके ट्रैकिया की ओपनिंग को जाके कवर कर रहा होता है उसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, उसको हम लोग ग्लोटिस से नहीं कहते। जो आपके पास लैरिंक्स होता है ऑफ कोर्स वो जाके कवर नहीं कर रहा होता है आपके ट्रैकिया को। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर वहाँ पे आपके पास वोकल कार्ड्स होते हैं, और चूंकि एपिग्लोटिस और ग्लोटिस उसी का पार्ट होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो लैरिंक्स होता है वो डायरेक्टली जाके पूरे का पूरा जो लैरिंक्स होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, उसका जो स्पेशल पार्ट होता है एपिग्लोटिस वो सिर्फ इन्वॉल्व होता है। और ब्रोंकाई चूंकि आपके लंग से पहले आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपके ट्रैकिया को जाके कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रोंकाई होते हैं वो आपके ट्रैकिया से जाके निकल रहे होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास एपिग्लोटिस है। Another multiple choice question can be कि जो आपके पास ट्रैकिया होता है it divides into two smaller tubes called, कि अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि जो ट्रैकिया होता है वो किन दो स्मॉलर ट्यूब्स में जाके डिवाइड हो रहा होता है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है ब्रोंकाई, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है माइकोट्रैकिया, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है यूस्टेशियन ट्यूब, एंड दी ऑप्शन डी दैट इज लैरिंक्स।
तो जो आपका आंसर होता है, जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ब्रोंकाई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं ये आपका ट्रैकिया है, और जो ट्रैकिया होता है इट डिवाइड्स इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। तो एक ब्रोंकाई आपके राइट लंग के अंदर जा रहा होता है, एक ब्रोंकाई आपके लेफ्ट लंग के अंदर जा रहा होता है। तो ट्रैकिया से पहले जो दो स्मॉल ट्यूब्स निकलते हैं उनको ब्रोंकाई या उनको प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। उसको माइक्रोट्रैकिया नहीं कहा जाता। आपके पास जो स्टेशन ट्यूब होता है ऑफ कोर्स वो आपके एयर के अंदर जाके प्रेजेंट होता है, और जो लैरिंग्स होता है वो आपके साउंड प्रोडक्शन के अंदर भी काम करता है, वो आपके रेस्पिरेशन के अंदर भी काम करता है। तो जो ट्रैकिया डिवाइड होता है उन ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहा जाता है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन ए होगा। Another multiple choice question is that which one of the following statement is not correct regarding trachea? अभी आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिया करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज कनेक्टेड टू द मस्कुलर ओसोफेगस। ऑप्शन बी, दैट इट स्प्लिट इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई टू सप्लाई एयर टू द लंग्स। Opening to the trachea is covered by the epiglottis and the tracheal rings, they are C-shaped. अभी इसमें जो आपके पास ऑप्शन ए है ये आपके पास करेक्ट नहीं है। पहले हम लोग करेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो आपके पास ट्रेकिया होता है वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, एक राइट ब्रोंकाई होता है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई होता है, जिसकी वजह से लंग्स को एयर सप्लाई होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रेकिया के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंडली, ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर दिया है कि जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है वो ग्लोटिस के थ्रू जाके कवर हो रही होती है। ट्रेकियल के जो रिंग्स होते हैं अगर उसको आप लोग स्ट्रक्चरली देखते हैं ऑफ कोर्स वो आपके पास सी शेप्ड ही होते हैं। ये जो आपके पास ऑप्शन ए है दैट इट इज कनेक्टेड टू दी मस्कुलर ओसोफेगस। तो जो आपके पास ओसोफेगस और ट्रेकिया होते हैं दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। इफ यू कैन सी ओवर हियर कि जो ट्रेकिया आपके पास होता है और जो ओसोफेगस आपके पास होता है दे आर टू डिफरेंट ऑर्गन्स और दोनों डिफरेंट सिस्टम्स में जाके रिलेट कर रहे होते हैं। ट्रेकिया जो आपके पास होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जो आपका ओसोफेगस होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेकिया। So the correct answer is option A, that it is connected to the muscular osophagus. Another multiple choice question can be that which of the following part of the respiratory system do not have cartilages? Nose, option A is the nose, option B is the larynx, option C is the trachea, and option D that are the bronchioles. तो आपके नोज के अंदर भी कार्टिलेजेस होते हैं, लैरिंक्स के अंदर भी कार्टिलेजेस होते हैं, ट्रैकिया के अंदर भी कार्टिलेजेस होते हैं, लेकिन जो आपके ब्रोंकियोल्स होते हैं वहाँ पे जाके आपके पास कार्टिलेजेस नहीं होते। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ब्रोंकियोल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकॉन है उसको दबाएं ताकि जो भी नई वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड हों आपको जाके उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।